जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जी पूछ। किधर किधर? ये कंपाउंड तो नहीं है, इकट्ठी तो नहीं है, ये अलग एंट्री है, ये अलग एंट्री है। कंपाउंड करें तो यूं करें, एक्यूमुलेशन डेबिट, बॉयलर क्रेडिट और कैश क्रेडिट। बहरहाल फर्क नहीं पड़ता यार, फिर छोटी छोटी बातें सोच रहे हो, तुम मना नहीं किया। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, मैं तो मजाक करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है ना। लेकिन मैंने तुम्हें दिलेर करना है बस, मेरे टारगेट है ईद के बाद तुम एक, नाम क्या तुम्हारा है, ईद के बाद एक डिफरेंट मोशन चाहिए हमें, ठीक है ना। हाँ ये मेरा भी टारगेट है। अच्छा जी, वो अपना अल्लाह आपका भला करे, एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ करता था, आउटपुट मेथड, है कोई जान पहचान उससे? अच्छा अच्छा दोस्त है आपका, साथ ही मतलब थोड़ी सी गल कर दो सही, बस शुरू हो जाने उसके बाद। अभी कह दूं आज एक्स्ट्रा क्लास करनी है, सबको डेथ पड़ जाएगी। अभी FR1 में जरूरत नहीं, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, अल्लाह ने चाहा तो नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हो, मुकरना जाना सर आप? अल्लाह करे छुट्टी भी नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ, और आप लोगों को भी, आप लोग आते हैं तो ही मैं आता हूँ ना पढ़ाने, आप लोग ना आए तो मैं आ सकता हूँ, आ जाऊँ तो पढ़ा सकता हूँ, बस आप लोगों ने ना पूरा साथ देना है, आप लोगों के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आप इस बात को समझें। ईद की छुट्टियां अगर 6 हैं तो 6 ही हों। मैं नहीं बताऊंगा। पेज नंबर केड़ा सफा आ गया यार, इतनी मुश्किल उत्थे पहुंचा सी, मैंने अभी ये सवाल दिया ही नहीं है आपको होमवर्क में। हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन? हाँ, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, किराए पे लेना, मेरे ख्याल में जवाब मिल गया आपको। आप जो चीज़ किराए पे लेते हैं वो आपका एसेट नहीं होता, वो जिसने किराए पे दिया उसका एसेट होता है, आप उसको रेंट एक्सपेंस उसका रिकॉर्ड करेंगे। सही है? हाँ, बड्डे हो जाओ। वैसे मैंने भी सवाल दिए थे लेकिन अच्छी बात है, देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने सफाई नहीं पढ़ा, पहला पढ़ लो, वो आगे निकल गया है। माशाल्लाह भी कह दो, नजर ना ला देना मेरे बच्चे ने कहा। अच्छा जी, आउटपुट मेथड जो है ना जी, आउटपुट मेथड को एग्जाम्पल से करते हैं, क्या ख्याल है? एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको बस सॉल्व कर लेते हैं। Depreciation expense is calculated by using following formula. अच्छा बच्चों, ये सब हमने पढ़ लिया होगा। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला आप लोगों को आता है, मतलब जिन्होंने इंट्रो में नहीं भी पढ़ा हुआ ना उनको भी आता है, मैं समझाता हूँ आपको आता है, बस आपको पता नहीं है कि आपको पता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पता है। ये मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट खरीदा, उसकी जो लाइफ है वो गिवन है। मिसाल के तौर पे हमने एक प्लांट खरीदा है, उस प्लांट से हमने स्पेशल किस्म की कारें बनानी है जिनकी टैंक जैसी शक्ल होगी। अब वो प्लांट जो है वो टोटल अपनी जिंदगी में 25 टैंक नुमा कारें बनाने की अहलियत रखता है। अब उसकी लाइफ कितनी हो गई? 25 कार्स, न साल न दिन बल्कि गाड़ियां। अच्छा यही आर्स भी हो सकते थे लेकिन मैं यूनिट से समझा रहा हूँ, ठीक है, बात फिर एक ही है। अगर यही लाइफ आर्स में दे दे, यही लाइफ गाड़ी है तो माइल्स में दे दे, तो ये सारे के सारे इसी आउटपुट मेथड की ही डिफरेंट नेम्स हैं। बता देता हूँ, आउटपुट मेथड को आर्स मेथड भी कहते हैं, यूजेज मेथड भी कहते हैं, माइलेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये सब आउटपुट मेथड के नेम्स हैं।
तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालेंगे आप पकड़ेंगे जी कॉस्ट, माइनस करेंगे उसमें से रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करेंगे आप उसको टोटल लाइफ, टोटल एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल एस्टिमेटेड लाइफ। वो किसी भी, जो वो आवर्स में हो सकती है, यूनिट्स में, मैं फिलहाल यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट्स ले लें या आवर्स ले लें या माइल्स ले लें या जो भी है, अब काफ़ी है, अब इतनी जगह तो फॉर्मूला नहीं आएगा ना, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड जब कर दिया ना हमने इसको यूनिट्स से या आवर्स से या माइल्स से, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी, पहले जैसे डेप्रिसिएशन होती थी ना जी, डेप्रिसिएशन आया करती थी पर ईयर, जब हम ईयर से डिवाइड करते तो डेप्रिसिएशन आया करती थी पर ईयर। जब यूनिट से डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी पर यूनिट, पर यूनिट। अब जितने यूनिट जिस साल में बनेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसीलिए तो इस मेथड के अंदर, वाहिद इस मेथड के अंदर, अगर एसेट बंद पड़ा है तो डेप्रिसिएशन भी बंद पड़ी है, वरना डेप्रिसिएशन नहीं रुकती है। डेवोए डेप्रिसिएशन एक बार एसेट रेडी टू यूज हो जाए, चाहे यूज करो चाहे ना करो, चाहे लेट यूज करना शुरू करो, चाहे यूज हो रहा था बीच में किसी लेबर ने स्ट्राइक कर दी, बंद हो गई फैक्ट्री, 2-3 महीने बंद रही, डेप्रिसिएशन नहीं बंद होगी। स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस वाली नहीं बंद होती, हाँ आउटपुट मेथड वाली बंद हो जाती है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जब आपने किया तो आपको बुक अपना डेप्रिसिएशन मिल गई, लेकिन वो डेप्रिसिएशन जो है वो पर यूनिट निकल आई है। अब आपने क्या करना है जी, जितने यूनिट्स आपने इस साल के अंदर प्रोड्यूस किए हैं आप उससे मल्टीप्लाई करते रेलेवेंट ईयर में, तो यूनिट्स या आवर्स इन रेलेवेंट ईयर। ले जी, ये आपका फॉर्मूला है इसका आउटपुट मेथड का, ठीक है जी। तो अब एक एग्जांपल बना लेते हैं, नकदो नकदी, इसको तैयार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। फिर सवाल करेंगे ना, सवाल में असल में ना क्वेश्चन 4 के अंदर आउटपुट मेथड है। क्वेश्चन 4 में तो बहुत कुछ है, क्वेश्चन 4 में अपग्रेड भी था, तो क्वेश्चन 4 के अंदर फिर अपग्रेड की वजह से लाइफ भी चेंज हो रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन 4 आपके सामने टिकने वाला, लेकिन उसमें एक नया मसला था। उसमें ना तो उसने जर्नल एंट्री मांगी थी, ना उसने बुक वैल्यू मांगी थी, ना उसने लेजर मांगे थे, उसने एक्सट्रैक्ट्स मांग दिए थे। कोई बात नहीं, एक्सट्रैक्ट्स तो हम सीख रहे थे, बस 2-3 दिन हुए ज़रा बीच में ब्रेक लग गई थी, है जी। वरना तो एक्सट्रैक्ट्स तो आपको पता है पीएनएल के अंदर क्या जाता है, डेप्रिसिएशन या गेन लॉस, और बैलेंस शीट में क्या जाता है, एसेट की बुक वैल्यू। और कोई एडिशनल चीज़ें अगर उस सवाल में आए तो देख लेंगे, जो उस वक्त करनी है कर लेंगे समझा के, नहीं तो फिर एक्रूवल का टॉपिक याद है आपको, 6-7 दिन आपने इंट्रो में लगाए होंगे। अब आपको क्या लगता है, बस यूज़ तो बहुत है उसका, यहाँ पे 2 से 3 दिन मैंने लगाने हैं उस पर, क्योंकि मुझे पता है आप लोग, मैं नहीं कहता आप सही अच्छा पढ़ के आए होते हैं, एक तो डिफरेंट जगहों से पढ़ के आए होते हैं तो फॉर्मेट सेम हो जाता है, दूसरा कुछ भूल रहे होते हैं, परचेस निकल के तो आपको याद ही नहीं रहता कि मतलब कहाँ थे, ये हम कहाँ आ गए हैं, तो ज़रा रिवाइज हो जाता है। तो एक्रूवल भी जैसे IAS 16 अगर आलू है ना, आलू मैंने कहा था हर सब्जी में पड़ा होता है, ऐसे ही एक्रूवल मटर है, वो भी अक्सर जगहों पे फिट हो जाता है, ठीक है ना। हर टॉपिक में तकरीबन वो फिट हुआ होगा, तो उस पर जब 3 दिन लगाएंगे तो उसमें एक्रूवल जब समझ आ जाएगी, तो यहाँ पर एक चीज़ है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो शायद अभी थोड़ी आपको समझ नहीं आएगी जो चौथे सवाल के अंदर। खैर चलें, बात आगे निकल गई, वापस आए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हमारी आ गई जी। एक हमने एसिड खरीदा है, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम एसेट को अगर पूरा साल इस्तेमाल नहीं करते थे तो पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं करते थे ना, डिवाइड बाय 10 किया लेट से, तो आ गई लाइफ के साथ डिवाइड करने के बाद डेप्रिसिएशन आ गई पर ईयर। तो अगर पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, लेट से हमारे पास एसेट आया था 1 अप्रैल को, तो हम कहते थे 9/12 कर दो। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे कर रहे हो, नहीं, एसेट चाहे 1 जुलाई को भी आया है, भाई हमें क्या 6 महीने 9 महीने 8 महीने 10 महीने से, हमारा तो मकसद ही क्या है, यूनिट्स। तो इस मेथड में फ्रैक्शन नहीं लगता, कभी भी नहीं लगेगा, ये 9/12 6/12 सम ऑफ ईयर डिजिट में भी नहीं लगता, देखूंगा जब करवाना हुआ तो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में फ्रैक्शन लगता है डेट के हिसाब से, पूरा साल एसेट इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपने फ्रैक्शन लगाना है, पर आउटपुट मेथड के अंदर साल का चक्कर ही कोई नहीं है। चक्कर ही क्या है, यूनिट्स कितने बने हैं उस साल में, आउटपुट मेथड है ना, ठीक है। तो ये तो आपने लिख लिया होगा मुझे लगता है,
बड़े तेज़ हैं आप लोग ना फ़ौरन ही लिख लेते हैं ऐसी बातें। तो आपने यहाँ पे स्टार लगा के लिख लिया होगा, मुझे पता है, या यहाँ स्टार लगा लिया होगा, या इधर इधर फॉर्मूला के साथ स्टार लगा ले यहाँ पे, और स्टार लगा के आपने लिख लिया कि इस मेथड में हम फ्रैक्शन नहीं अप्लाई करते। ओके, अच्छा जी, अच्छा वाला सवाल बनाने लगे थे हम। हमने एक एसेट खरीदा है जी, कॉस्ट है उसकी यकम मार्च 2015 पे। अच्छा, यकम जनवरी हो चाहे यकम मार्च हो, पहले मैं यकम जनवरी लिखता हूँ, ठीक है ना, फिर इसको बदल दूंगा और मैं कहूँगा देखो सवाल में तो कोई चेंज नहीं आया। समझो गेम कैसे करनी है मैंने। अच्छा, कॉस्ट 500 रुपये, छोटा डेटा रखते हैं ना, ज़रा सवाल जल्दी हो जाएगा। कॉस्ट 500 रुपये और डेट ऑफ परचेज आ गई बीच में, अलग लिखते हैं बल्कि डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज है जनाब इसकी यकम जनवरी 15, ठीक है, और इसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो यूनिट्स में गिवन है 50 यूनिट्स। मैंने 50 यूनिट्स ही कहे थे ना, जो ज़बानी बोली थी, हैं 50 कारें, 25 कही थी, चलो माफ़ कर दो मुझे, ठीक है, अब 50 हो गया। अच्छा, अब 50 यूनिट्स बनाने की इसकी टोटल कैपेसिटी है, तो इसकी लाइफ जो है वो हमें यूनिट्स में गिवन है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू भी इसके अंदर ले लो। रेजिडुअल वैल्यू ये 25 ले लो, चलो। ईयर वाइज प्रोडक्शन, छोटा रखते हैं सवाल, 3 साल में भड़का देते हैं अपना टारगेट। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, अब 2015 में हमने ये पौधा खरीदा है, प्लांट पौधे को ही कहते हैं ना, नहीं, प्लांट पौधे को ही कहते हैं। तो ये पौधा हमने खरीदा है, पहले साल इसने कितने यूनिट्स बनाए, 12। दूसरे साल इसने 2016 में इसने बनाए 28, और ईयर 2017 में कितने रह गए, 10। ये जानबूझ के मैंने इस तरह रखा है क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड की गाइडेंस है, एसेट से आने वाले बेनिफिट का जो पैटर्न हो, एडेप्शन मेथड भी वैसा चुनो कि मेथड एडेप्शन एक्सपेंस का भी पैटर्न वैसा ही हो। जैसे अगर एसेट से आने वाला फ़ायदा हर साल बराबर, तो स्ट्रेट लाइन लो, एडेप्शन एक्सपेंस भी हर साल बराबर है। अगर एसेट से आने वाला फ़ायदा हर साल डिक्लाइन हो रहा है, तो फिर एडेप्शन एक्सपेंस का एडेप्शन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस लो ताकि एडेप्शन एक्सपेंस भी हर साल कम हो। अब ये मेथड मैंने जान के ऐसे किया, मुझे बताओ क्या हर साल फ़ायदा बराबर दे रहा है एसेट? पहले साल 12 यूनिट्स बनाए और बेचे, दूसरे हम बेचेंगे, हम जितना बनाएगा उतने बेच रहे हैं ना हम, ठीक है, डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। दूसरे साल फ़ायदा इसने ज़्यादा दिया है, तीसरे साल फिर कम हो गया। तो ना स्ट्रेट लाइन है ना रिड्यूसिंग है, पहले बढ़ गया फिर कम हो गया। तो इस मेथड इस यहाँ पर वो दोनों लग भी नहीं सकते, ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों ने यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन करना है। तो आपकी फेवरेट वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन और प्लांट मैंने बोला, कहीं लिखा नहीं हुआ प्लांट है, पर मैंने बोला कि ये प्लांट है, ठीक है, मेरी एग्जांपल है ना। लो जी, अब यकम जनवरी 15 पर कॉस्ट कितनी है जी, 500। फिर 31 दिसंबर 15 पर हमने डेप्रीसिएशन निकालनी थी, तो 500 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 50 यूनिट्स। अब जब 50 यूनिट से डिवाइड किया तो पर यूनिट ऑप्शन आ गई। ईयर से डिवाइड करते हैं तो पर ईयर आती है, यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट। अब पहले साल 15 वाले साल में कितने यूनिट्स बने हैं, तो इंटू 12 करो, 100, ठीक है जी। बुक वैल्यू 386। फिर जनाब 31 दिसंबर 16 आया, अब डेप्रीसिएशन निकालनी है, तो अगेन 500। वैसे एक बार निकाल कर आप रख भी सकते हैं,
डिवाइड बाय 50 करके पर यूनिट, तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन मैं ज़रा फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। अब इस साल में कितने यूनिट्स बने जी, तो डेप्शन एक्सपेंस कितना आ गया 266, ठीक है जी। बुक वैल्यू जी 100, उसके बाद 31 दिसंबर 2017 वाले साल के अंदर कितने यूनिट्स बने हैं वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन तो पर यूनिट ही होती है, अब पहले निकाली नहीं मैंने अलग से, मैं फॉर्मूला ज़रा रिपीट करना चाह रहा हूँ ना, बार बार आए। डिवाइडेड बाय 50, अब ये पर यूनिट आ गया। अब 17 वाले साल में 10 यूनिट्स आए तो 120 हो नहीं ना सकता था मेरे चांद, 25 रुपये माइनस कर रहे हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट में से, बुक वैल्यू ने एंड पे बचना था ना। ज़्यादा जज्बाती हो गए आप, मेरी तरह नहीं हो टार्जन, इतने ना बनो। 25 ये बुक वैल्यू आ गई, ठीक है जी। चिड़ियां चहचहा रही हैं, सूरज उग रहा है, और डेप्रिसिएशन मेथड हमने ये पढ़ा है आउटपुट, ठीक है जी। अच्छा, अब काश कि मेरे पास वो दोनों सवाल होते हैं जो याद है हमने स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस को 27वां या 28वां सवाल था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में आमने सामने किए थे, याद है ना। उसमें मैंने आपको ऐसे करके निशान लगा के कहा था कि देखो जी ये है सिर्फ रिडक्शन मेथड। हमने तो तीनों मेथड्स के अंदर फॉर्मेट सेम रखा है, असल में ये हमारी वर्किंग का फॉर्मेट है, एसिड की बुक वैल्यू की वर्किंग हम बनाते हैं इसमें बस। डेप्शन मेथड तो ये पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन था तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ हो गया था, और हर साल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ही हो रहा था, ठीक है। फ्रैक्शन लगता था अगर सारा साल पहला साल इस्तेमाल नहीं होता था तो। रिड्यूसिंग बैलेंस आया था तो बुक वैल्यू पर रेट लगने लग गया था, ठीक है। पहले साल तो कॉस्ट ही थी, अगले साल में बुक वैल्यू, और आज यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं और जो साल के टोटल यूनिट से, और पर यूनिट निकाल के तो जितने यूनिट्स बन रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेप्शन मेथड तो ये पड़ा। अच्छा, मैंने स्ट्रेट लाइन का आप लोगों को जो रेट निकालने का तरीका सिखाया था वो इंट्रो वाला नहीं था, याद है ना। मैंने कहा था सादे वाला रखो ताकि एक अलग से हम रखें, रिड्यूसिंग बैलेंस को जरा अलग करके रखा हो। रिड्यूसिंग बैलेंस में रेट निकालते हैं 1 - n/s/c, और रेट लगता है पहले साल कॉस्ट पे और कमिंग ईयर्स में बुक वैल्यू पे, और रेजिडुअल वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर। सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस में इग्नोर करेंगे, बाकी ना स्ट्रेट लाइन में करेंगे, ना आउटपुट मेथड में करेंगे, ना सम ऑफ ईयर में, बाकी सब में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और यहीं पे कर दूं कि अगर यहां पर यकम जनवरी की बजाय यकम मार्च लिखा हो तो इस तरह से तो लिखना अच्छा नहीं। अब तो इधर देखो क्या चेंज आएगी सवाल में, चलो डेट में बदल देता हूं, बाकी तो कोई चेंज नहीं। और अगर यहीं पे रिड्यूसिंग बैलेंस या स्ट्रेट लाइन होता तो यहाँ पे 10/12 करना पड़ता दोनों में, ठीक है। चले लें जी, ये आपके तीनों मेथड्स हैं। ये जो दोनों मेथड्स हैं ना आपके, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस, इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो माजरत के साथ वो हमने की थी पहले, इसी में यहाँ पे नहीं करवाई थी, बोर्ड पे की थी। चलें जी, अब पास पेपर 4 ओपन कर लें, मुझे लगता है अब उसके काबिल आप हो गए, और अब बड़े काबिल हो गए हैं, इसका मतलब ये भी है। नहीं, अल्लाह नहीं बनाया, ना होता तो कोई और होता। छोड़ो बस, काम करो। नहीं मिटा, ओके ओके ओके, सोखे ओके सोखे हो गए, आ जाए जरा। ओ यार बड़ा दूर है यार, 250 215 भी बड़ा दूर है भाई, वो केड़ा नेड़े। फिर तो सादकाबाद पहुंच गए तो फिर कराची भी पड़ ही जावांगे। ये वो जिसकी मैं बात कर रहा था, आएगा इंशाल्लाह, या ईदों पहले एक दिन या ईदों बाद एक दिन, है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, छुट्टी ना करना। ये बीच में सारे सवाल ही रिवैल्यूएशन के हैं, लेकिन ना अब आपने काम करना है छोटू सा। मुझे पता है ये मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन भाई इंट्रो तो पढ़ के, कोई ऐसा बच्चा जो इंट्रो पढ़ के नहीं आया, एग्जामिशन वाला,
एग्जाम्पशन क्यों मिली? आप तो हाइब्रिड वाले, आपको मैं बाद में पूछ लूंगा, एग्जाम्पशन क्यों मिली? आई सम ऑफ द डिजिट वहाँ पढ़ा था, फिर क्यों एग्जाम्पशन मिली? तो आप लोगों को जब हम पढ़ाएंगे तो तब पढ़ लेना, ठीक है? बाकी ने तो पढ़ा हुआ है ना, इसलिए ये सवाल होगा। और यार कोई नहीं है, यूज़ भी नहीं होता, बस लिख कर लेंगे, ऐसे ही कहीं यूज़ हो ही ना जाए। तो ये छोटू सा सवाल है, इसके अंदर तीनों मेथड्स लगाने हैं, और ये भी एक छोटू सा सवाल है, ये कर लेना, अभी के अभी कर लें ताकि अच्छा ज़रा। पेज 214 पे क्वेश्चन 2 और 3 जो हैं छोटे छोटे, बहुत ही पुराने सवाल हैं। चलो डेफिनेशन की जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे भी एग्जांपल एक पड़ी हुई है, वो फिर वो उस वक्त दे दूंगा। डेफिनेशन की डिस्कशन है, थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने करनी है। डेफिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं है, पता है बस आपको पता नहीं है कि आपको पता है, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है? वहाँ से पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पर फिर एग्जाम्पल्स भी हैं। समझ तो आ रही है ना? चलो जी, होमवर्क था, अब नहीं रहा, क्लास वर्क हो गया। ओके मैंने पहले ही लिख दिया, इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, बहुत टाइम पड़ा है, लीगल तकरीबन आधा घंटा पड़ा, इलीगल हिसाब ही कोई नहीं। लो जी, फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 13, 14, 15 कंप्यूट द रेलेवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर ईच हेड इन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। लो जी, मतलब एक्सट्रैक्ट्स बना दो। अब मज़े की बात बताऊं आपको, आज ही आपको मैं उस बुनियाद पे डाल दूंगा कि एक्सट्रैक्ट्स आपको सबसे आसान लगा करेंगे। ये मुश्किल सवाल है ना, इस पर वर्किंग ऐसे ही करेंगे जैसे आप वर्किंग अभी तक मैंने आपको हर सवाल को इसी फॉर्मेट में किया वैसे तो हमने, ठीक है? लेकिन ये जिस वक्त से ये शुरू हुआ था, इस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में 3 काम हमने किए हैं, जो अपग्रेड कॉस्ट या ये मेजर इंस्पेक्शन या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट तो इनमें जो वर्किंग का फॉर्मेट था ना, वही फॉर्मेट ही मैं आपको बना के देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा ज़रा बुनियाद बनाते हैं। अब एक सवाल आपके सामने पड़ा ही है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2022 ये पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना दें, तो इस पूरी वर्किंग में से देखकर बताएं क्या चीज़ आपके लिए रेलेवेंट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा वाला? ये वाला ना, ये वाला सिर्फ ये, वो तो 4 साल का था वैसे भी। 22 के अंदर तो सिर्फ ये 12 पॉइंट, तो यहां पे मैं आके लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12.91। मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे बैलेंस शीट के अंदर बताओ इस एसेट से रिलेटेड क्या चीज़ आनी है, तो आपने कहना है जी हाँ कॉस्ट, एसेट अकाउंट, ये एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है? मैंने आगे एक्सट्रैक्ट्स लिखा नहीं है, खैर। नॉन करंट एसेट्स में की ना है पाइंदा बॉयलर की क्या आएगी? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कहाँ है बॉयलर की? 93.33 इज नॉट बुक वैल्यू। 31 दिसंबर, ये देखो ना, ये एज ऑन 31 दिसंबर 2022 होता है, ऐसा ही है। और ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। अब एज ऑन 31 दिसंबर 22 क्या बचा हुआ है? हाँ, तो ये तो उल्टा आसान हो जाता है काम। एक्सट्रैक्ट्स वाला काम तो बड़ा आसान है, तो आपसे नोट मांगेगा, मुश्किल लगेगा आपको, खैर इतना करेंगे हम, मुश्किल तो वो भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल अगर एक्सट्रैक्ट्स मांगे ना, तो ये बहुत आसान काम है। आपने वो वर्किंग के ऊपर से जाकर जिस डेट की उसने बैलेंस शीट मांगी है, उस डेट का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। लेजर बना के भी इसी नतीजे में पहुंचना है आपने, अल्टीमेटली करके देख लेना। तो ये तो जिंदगी बड़ी आसान है। यानी अगर मैं ये वाली वर्किंग, ऐसी ही वर्किंग इस सवाल नंबर 4 की कर लूँ ना, एक्सट्रैक्ट्स तो कोई मसला ही नहीं है, सही है? अब 1 साल 2 साल के एक्सट्रैक्ट्स मांग सकता है, 2 साल की वर्किंग में 2 साल की डेप्स निकल आएगी, 2 साल के एंड की बुक वैल्यू निकल आएगी। मतलब ये तो हलवा है, हलवा, ठीक है जी। मिटा दूं ये सवाल? चलो पहले सवाल पढ़ते हैं, तब तक इजाज भाई मिटा देंगे आके अगर हैं तो, नहीं तो आमिर भाई फिर आप इधर दे दें, अभी पायलट खुद ही आ जाए। ओहो, ये सवाल तो आपने कर ही लिया होगा। What conditions must be satisfied if an item has to be recorded as PPE? मिटा दें। आएंगे, ओके जी। ऑल्सो स्टेट व्हाट अमाउंट, पहले ये बताओ क्या कंडीशंस है जी? और हाँ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट लायबली मेजरेबल। अब ये आपने
पता नहीं नंबर नहीं लिखे हुए, इसके अलग नंबर हो, इसके अलग नंबर से पता नहीं लिखे नहीं हुए। खैर चलें, आपने पर्चे के अंदर लिखना है इस तरह से कि एन आइटम टू बी रिकॉर्डेड एज पीपीई, एन आइटम शैल बी रिकॉर्डेड एज पीपीई इफ एंड ओनली इफ it is number 1 it is probable that future economic benefits will flow to entity, and number 2 cost can be measured reliably. वो मिन मान वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपके अपने अल्फाज में आप लिखना है। ये 2 पॉइंट्स ना लिखे, एक जुमले के अंदर भी दोनों इकट्ठे लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो। ओके जी जी, ये बता तो रहा हूँ, और क्या याद करना पड़ेगा, यही याद करना पड़ेगा जो कर रहे हैं। थ्योरी आपको अलग से कोई याद नहीं करनी, जो करनी करवाता जाऊंगा साथ साथ। जो आपको याद हो गया है वही याद करना था, ठीक है ना, यही थ्योरी आती है। अब ये भी नहीं आती बल्कि अब तो, ठीक है। तो थ्योरी पता है किस तरह से आती है, वो सवाल देकर कहेगा डिस्कस करो, अब उसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई रट्टे नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट ग्रांट हम करेंगे, सबसे ज़्यादा उसी के अंदर करता है नॉर्मली आजकल, ठीक है। या जैसे ही IAS 16 के अंदर वो एडजस्टमेंट दे देगा, जैसे अकमल ब्रदर वाला सवाल, उसकी एडजस्टमेंट याद आ रही है आपको कि हमने एक्सचेंज किया था एसेट, पुराने की फेयर वैल्यू भी थी, नए की भी थी, और डिस्पोजल कॉज, इस तरह की चीज़ें। अब वो कहेगा, ये सवाल देकर कहेगा डिस्कस करो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आपने सीखी होती है जर्नल एंट्री, डिस्कस करते हुए आपको डेथ पड़ जाती है। वही जो आपने सीखा है जर्नल एंट्री की बजाय उसको अंग्रेजी में लिख के बताना होता है, ये थ्योरी आती है, ठीक है। मैट्रिक एफएससी मुक गई है। बहरहाल जो थोड़ी बहुत चाहिए होगी चीज़ रिप्रोडक्शन वाली, वो होती है इस तरह की लिमिटेशंस, रेशो एनालिसिस के, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो मैं फिर जैसे जैसे आता है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि इसको याद कर लेना। कुछ चीज़ें याद करने वाली होंगी, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली होंगी। तो याद रखने वाली चीज़ें भी बताऊंगा, याद करने वाली भी बताऊंगा। आपने इसकी परेशानी नहीं लेनी, आप बस जो करवाता जा रहा हूँ वो प्लीज़ करते जाए। ऑल्सो स्टेट at what amount such item shall be carried after initial recognition if entity is following। और ये अभी आप नहीं कर सकते। खैर वो अमाउंट वैसे क्या है, वो अमाउंट होगी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट लेस अक्यूमुलेशन लेस इम्पेयरमेंट लॉस। जब पूरी हो जाएगी बात तो इंशाल्लाह ये पार्ट का ये सभी आप अंग्रेजी में लिख कर उसे बता सकेंगे, ठीक है। ओके, आ जाओ यार असल सवाल पे आओ। अब छोड़ो रिक्वायरमेंट को, सवाल पढ़ो। इन 2013 on Jacob January 13, Delta acquired a specialized machine for its production department. The available information is as follows: list price of machine, freight charges इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग। अच्छा, अब ये एसेट में तो ऐड नहीं होगी, इतना बिग नो तो है, लेकिन आज सवाल की रिक्वायरमेंट समझो। आज उसने कहा है मुझे P&L और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना के दो, तो P&L में तो ये एक्सपेंस बनना है ना, तब बड़े हो गए अब आप। वो ज़माना गया जब खलील मियाँ, सारे खलील मियाँ हो आप मेरे लिए, फ़ख्ता उड़ाया करते थे, ठीक है। अब आप क्या उड़ाएंगे, उकाब। तो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब अगेन ये आना तो नहीं है, एसडी कॉस्ट में ऐड तो नहीं होना, लेकिन है तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली चीज़, खर्चा भी है अगर तो। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चूंकि एक्रूअल आप लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको मसला आएगा। बहरहाल मैं ट्रीटमेंट इसका लिख दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश भी करूंगा। अगर आगे समझ तो ना आई तो कोई नहीं, एक्रूअल का टॉपिक जब आएगा तो समझ आ जाएगी, ठीक है। एनीवेज आगे कहता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीसिएशन यूज होनी है, कॉस्ट में तो ऐड नहीं होनी, ठीक है। तो ये डेप्शन के अंदर यूज करेंगे। फिर ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, माइनस करना है। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, अब ये भी क्या होता है, माइनस। एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन हावर्स, मशीन हावर्स में लाइफ गिवन है, मतलब कौन सा मेथड लगेगा, आउटपुट मेथड लगेगा। अभी मैं आपको करा के आ रहा हूँ यूनिट्स में, कोई मसला नहीं, यूनिट से डिवाइड किया था तो पर यूनिट आया था डेप्शन, अभी हावर्स से डिवाइड करेंगे तो पर हावर लाइफ आ जाएगी, ठीक है। जितने हावर जिस साल में चलेगा उतनी डेप्शन आ जाएगी, कोई मसला। ओके, मशीन हावर्स यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 13, 14, 15 वर इतने इतने एंड इतने, अदब के साथ, रिस्पेक्टफुली, अच्छा नहीं रिस्पेक्टिवली। तो 3 साल गुजर गए थे, ये मामला हुआ है, ठीक है। नहीं, 2 साल गुजरे थे तो कुछ हो गया है, ओ माई गॉड, देयर इज समथिंग हैपनिंग, सो व्हाट। मैंने कहा था ऐसे सवालों के लिए तरतीब क्या है,
पहले इत्थे तक पहुंचो तो सही, और जब तक कुछ नहीं हुआ तब तक तो आ जाओ। पहले से ही उसको देख के परेशान हो, मर गए, बर्बाद हो गए, आगे भी नहीं जा रहे हो, वहां तक तो पहुंचो, वो नंबर तो ले लो, ठीक है। तो यकम जनवरी 15 पे उन्होंने अपग्रेड का सोचा है, तो भाई पहले 31 दिसंबर 14 तक तो आ जाए ना। अब हमारे सवाल की जो हमारी जो वो वर्किंग थी उसका फॉर्मेट बिल्कुल वही होगा। यहां पे करूं या ना करूं, वो बोर्ड पे चले जी। बिस्मिल्लाह। पास्ट पेपर 4, पास्ट पेपर 4 पेज नंबर 250। यार थोड़ा सा ही फर्क था यार, क्यों सताते हो मुझे, क्यों रिक्शा चलाते हो? जिसने उस्ताद को सताया उसने नहीं, अच्छा नहीं। डेट डेस करिप्टियन होता है शन, और स्पेशलाइज्ड मशीन है, मशीन लिख दो, पीपीई लिख दो, चलेगा। लो जी, अब यकम जनवरी 13 पर मशीन खरीदी है, कहीं पे उसने ये नहीं लिखा कि किस दिन ये रेडी टू यूज हो गई थी, शायद लिखने की जरूरत ही नहीं थी उसको, क्योंकि मेथड कौन सा यूज करना पड़ रहा है। अच्छा, कहीं पे ये भी नहीं लिखा हुआ कौन सा मेथड यूज करते हैं, जरूरत नहीं है ना लिखने की, उसको नजर आ रहा है आर्स में लाइफ गिवन है तो आर्स ही यूज करेंगे ना, आउटपुट मेथड ही लगेगा ना। हाँ, चूंकि आउटपुट मेथड है इसलिए उसको ये नहीं बताना पड़ा कि यकम जनवरी 13 में ये आया था, यकम जनवरी 13 को अगर आया था तो कितने दिन इंस्टॉल होता रहा और टेस्ट रन हो गए, कब रेडी यूज हुआ था टेस्ट रन के बाद, ये नहीं बताया, जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? ये पता लग गया ना कि 13 में भी कुछ घंटे चला है, तो मतलब 13 में रेडी टू यूज हुआ था तो चला है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो बहरहाल यकम जनवरी 13 ही मैं डेट ऑफ एडिशन लिख रहा हूं, मसला कोई नहीं है उसका, ठीक है। पर अगला मसला क्या है, कॉस्ट रेडिली अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करके, तो तरतीब ये रखेंगे। अब हम अपनी तरतीब नहीं छेड़ते, यकम जनवरी 2013 पर कॉस्ट जो निकालनी है वो एक वर्किंग में अलग से निकाल देते हैं, मैं वर्किंग 1, ये भी तो वर्किंग है वैसे, ये भी तो वर्किंग है, वर्किंग 1 ये, तो इसको मैं वर्किंग 2 में निकाल, क्योंकि उसने मुझसे क्या मांगा हुआ है, एक्सट्रैक्ट्स, तो वो रिक्वायरमेंट है, तो पहला सफा छोड़ दी पर्चे के लिए, लेकिन चलें थोड़ा एक आध दिन और, 1-2 दिन 4 दिन और गुजार लें। वैसे अच्छी तरतीब क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ी, पहला सफा रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ा, दूसरे सफे हेडिंग दी वर्किंग्स और शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा तरीका तो ये है, बाकी फिलहाल तो चलेगा, अभी स्टार्ट है, इब्तिदाए इश्क है। कितने को आइटम्स है यार, ये 13, 14, ऐसे तो नहीं पूरा आना, फिर इधर इसी को छोड़ देते हैं, इधर आ जाओ, फिर वर्किंग 2 यहाँ कर लेते हैं, वर्किंग नंबर, छोटी सी तो वर्किंग होनी है, वर्किंग 2 कॉस्ट ऑफ मखाइन निकाल लेते हैं यहाँ। लो जी, रुपीज इन 1000 कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से सवाल, क्या ख्याल है, इन तो मारे जावांगे ऐसी, ठीक है। तो रुपीज इन 1000 ही करते हैं हम, अपनी रिक्वायरमेंट पे एक ही बार बस जाके रुपीज इन 1000 लिख लेंगे, बार बार कौन लिखे, ठीक है। अभी तो वर्किंग चल रही है, अब शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ। 9200 माइनस 5% माइनस 3%, अलग अलग होने। देखो वैसे तो अजम्पशन ली जा सकती है, कोई बच्चा कह सकता है कि जी 9200 में से ही 8% माइनस कर दें, लेकिन असल मसला ये है ना, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो जब दुकानदार के पास जाते हैं तो वो कहता है कि यार ये तुमने 5% माफ़ किया, बाकी तुमने देने हैं। और सेटलमेंट डिस्काउंट वो होता है कि कहता है अगर टाइम पे आ गए तो मज़ीद डिस्काउंट दूंगा। तो नॉर्मल अजम्पशन पर यही बनती है कि जो अमाउंट सेटल करनी थी उसी का ही परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा ना। तो बहरहाल अगर कोई बच्चा 8 का 8% 9200 पे ले लेता है तो मुझे उससे कोई मसला है नहीं,
ठीक है, छोटी मोटी चल जाती है, पर सही जो है वो मेरे हिसाब से यही बनता है। सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस लिखो। लिस्ट प्राइस कितनी है? लिस्ट प्राइस 90,200। ये मैं रुपीज इन थाउजेंड्स कर रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, वैसे तो ये रिक्वायरमेंट में लिख लेते। इसमें से आपने क्या लेस करना है जी? ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो 92,100 का 5% लो। अच्छा, अब ये जो 460 माइनस होगा तो नेट में जो अमाउंट बचेगी ये अब पेएबल है हमारी तरफ, जो सप्लायर को हमने अब पे करना होगा, ये बकाया ही होगा ना। कितना बनता है? 87। इसमें से अब आप लेस कर दें सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है जी। अगर कोई 92,100 पर ही लगा दे तो अच्छा, इतनी छोटी छोटी बातों से आप फेल कभी नहीं होंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। लेकिन खुद समझे ना थोड़ी सी बात कि लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, अब बकाया ये हमने पे करना होता है। 8740 हमने पे करना था, तो उसने कहा होगा जल्दी आओगे तो और डिस्काउंट दूंगा, और हम जल्दी चले गए होंगे, हमें और डिस्काउंट मिला होगा, तो वो डिस्काउंट फिर किसका होना चाहिए? 8740 का, ठीक है ना। तो कितना बनता है? 262। तो अब बताओ बाकी क्या बचता है? आगे सीधा भी चल सकते हैं हम, ऐसे ही चलते जाओ बस, ठीक है। अब आगे ऐड लेस के कर दूं इसके अलावा? चलो आगे चलो, फिर आगे जी। फ्रेट चार्जेस ऐड कर दूं? ऐड फ्रेट 263। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 245। ऐड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कितना जी? 245। स्टाफ ट्रेनिंग इसको, लेकिन चूंकि सवाल ज़रा डिफरेंट है इसलिए अपने पास लिख के रख लो, जब एक्सट्रैक्ट्स पे जाएंगे ना उस वक्त फिर मैं अपना फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सारा कुछ कर लूँगा ना, फिर आपसे पूछूंगा हाँ भाई कुछ नमा है, तो वो नमा बाद में कर लेंगे, तो उसके नंबर भी थोड़े से होंगे, बाकी आप ज़्यादा काम कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, टेस्ट रन कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले जो टेस्टिंग होती है, तो टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 आजमाइशी आवाज 193। नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं कैसे? मेंटेनेंस के ऊपर एक्सपेंस आता है, पीएनएल के अंदर एक्सपेंसेस नहीं जाएंगे, कुछ भी कैसे नहीं। और एस्टिमेट रेज़िडुअल वैल्यू को हमने कहाँ यूज करना है? ये ना पीएनएल में जाती है ना बैलेंस शीट में जाती है, बल्कि ये कॉस्ट में से लेस करते हैं रेज़िडुअल वैल्यू को, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते हैं, डेप्रिसिएशन के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में ये यूज होती है और कहीं नहीं जाती, ऐसे ही है ना। लो जी, कॉस्ट तो निकल आई, बस अब यहां से ऐड करना 8740 प्लस माइनस प्लस 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 जी 193 90 9171 अच्छा 9179। बस ऐसे बोलना है कि पहली बार मुझे समझ ना आ जाए, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए इस सेशन पूरे का ना, ये टारगेट इंशाल्लाह। बेशरम आदमी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब बुआ क्यों खुले ऐसी भाई? कौन आया कौन गया? कोई लेट तो नहीं आया इस क्लास? जी बच्चों 9179 1000 में चल रहा है काम, ठीक है ना। 9179 रुपीज इन 1000 लिखी जा रहा हूं आपके लिए जगह जगह। अब काम शुरू करते हैं, ठीक है। टोटल लाइफ इसकी कितनी है? 12,000 साल। अच्छा और 12,000 है इसकी लाइफ, ठीक है। डिवाइड करोगे इससे, और रेज़िडुअल वैल्यू कितनी है? 175। तो डेप्रीसिएशन निकालनी है जी हमने, तो 9179 डिवाइडेड बाय 12,000। अब चूंकि 1000 में सवाल चल रहा है तो फिर हर चीज 1000 में लो। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, लेकिन करते रहोगे तो इंशाल्लाह सीख जाओगे। 12,000 घंटे हैं और
9,179,000 रुपए हैं। तो अगर ऊपर रुपए 1000 में कर लिए हैं तो फिर नीचे 12,000 ना कर देना, फिर आर्स को भी क्या कर लो 1000 में। और अगर ये बात समझ नहीं आती तो मेरे बच्चे इसको 917900 लिख ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। ये तो आ जाएगा पर आर, डेफिनेशन आ जाएगी पर आर। अब देखो यहां से 2013 में कितने आर्स ये चला है, 2000। अच्छा प्लांट तो वहीं खड़ा नहीं रहता, कहते चला है। चले छोड़े छोड़े छोड़े, कोई बात नहीं, फिर कभी सोचेंगे। इनटू, ओके, ग्रेजुअल वैल्यू माइनस करते हैं। देखा देखा, भूल गया ना मैं जी। 175 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो क्या आंसर आया जी? 1500। 15 क्या सही नहीं है? 1500 पॉइंट, तो 1501 कर लो यार, तो मर जाते कसमें यार, राउंडिंग कर दे जी। बुक वैल्यू बता दें, बुक वैल्यू अभी नहीं लगी बुक, 2 बजे के बाद लग जाती है ना बुक जी। नेक्स्ट 7678, 31 दिसंबर 2014। अब चूंकि टाइम ही निकल गया सारा, चलो 1 मिनट में अभी कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि काम तो हुआ पड़ा है। क्योंकि ये कौन सा मेथड है, इसलिए फॉर्मूला तो कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ ही होगा, और वो लाइफ गिवन है इन आवर्स, ठीक है ना जी। तो डिवाइड बाय 12, ये तो सेम हो गया। अब देखना ये है कि 14 वाले साल में ये कितने आवर्स चला था, तो 14 वाले साल में 3200 घंटे चला था, तो इंटू 3 पॉइंट, ये 3200 3.2 मैंने लिखा है। किसी को समझ नहीं आ रहा पूछ लें, अभी भी टाइम है, लब गया बंदा जरा निकले ऐसे। अच्छा जी, जी बोले 2401, एक जरा नाल चल रहा है ना साढ़े, चलो कोई नहीं जी। बता दो आज के दिन में प्लीज। 5277। नाउ दिस इज द बुक वैल्यू बिफोर अपग्रेड, ठीक है। ये सबसे आसान होता है। अपग्रेड आपने देखा, अपग्रेड सबसे आसान निकला जब तीनों केसेस किए थे, लेकिन जब तीनों कर लिए तब तीनों ही आसान लग रहे हैं, पर तीनों में ये ज्यादा आसान है। जैसे आप सारे माशाल्लाह बहुत शरीफ हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी में भी शरीफ आदमी हो सकता है ज्यादा, है ना जी। तो ये 1400 तो 2015 के आर्स असल में है ना, वो तो बात की बात है, वो तो जब से निकाली तब यूज करना है। फिलहाल तो कहता है 1 जनवरी 15 पे डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग अ न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1753। क्या करें, ऐड कर दें। तो 1 जनवरी 2000, अब देखो ना स्पीडें लग गई है मुझे। अपग्रेड कॉस्ट 1750। अब मैं तो कहता हूं ये वो है ना, अपग्रेड है तो, अच्छा तो अपग्रेड है ना, अपग्रेड का जो है वो मसला कोई नहीं है। इस अपग्रेड ने तो साथ ही चलना है ना, तो मेरे ख्याल में बुक वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इकट्ठा ना भी करें, आप डेफिनेशन निकालने लगे तो आप 5277 को भी रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे और आप इसको भी रिमेनिंग पे करेंगे, तो इकट्ठा ही कर देना, इनकी लाइफ अलग अलग होती नहीं है। तो टोटल बता दो जी। तो ये बुक वैल्यू आफ्टर अपग्रेड कितना जी, 7030 आ गया जी 1 जनवरी 15 पे। और अब बारी आती है डेप्रीसिएशन की। अब देखो ना, सिखाता रहा लाइफ के साथ, आ गया आर्स, तो क्या करें, लाइन के बैगर्स हैं, तो सिखा दिया। अगर एक लाइफ के साथ सिखाया रिमेनिंग लाइफ निकाली, तो आर्स में भी रिमेनिंग लाइफ निकल सकती, क्या निकल सकती है। अब देखना यह है कि उसने लाइफ को चेंज किया है या कह रहा है उतनी है। पढ़ो आगे, कहता है by adding new component at a cost of, this upgrade led to a reduction in production time per unit or goods being manufactured by the machine। full stop से आगे ना भी जाओ ना, तो ये काफी है, ये काफी है। अपग्रेड ने क्या किया है भाई, बाद में हाथ लाना यार, ठीक है, सीधे हो जाओ। अपग्रेड ने क्या किया है, तो जब ये फायदा एफिशिएंसी बढ़ गई है तो इनफ था, ये कैपिटलाइज मैंने इसीलिए कर दिया था, लेकिन सोने पे सुहागा। The upgrade also increased the estimated remaining life of
मशीन ऑन यकम जनवरी 2 डिफरेंट। अंग्रेजी की मार पढ़नी है आपको, अगर पढ़नी है तो अकाउंटिंग की मार अब नहीं पढ़ सकती आपको। इंट्रो पढ़ के आया, आपको अकाउंटिंग तो पहले ही आती है। मैं तो आपको सिर्फ बस जो है थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं, अकाउंटिंग तो आपको पहले ही आती है। मार अंग्रेजी की ना खा लेना बस, ठीक है। यहां पे लिखा होता था बाय इतने आवर्स, यहां पे लिखा होता था कि टोटल लाइफ इतनी है। यहां पे कह क्या रहा है, इंक्रीज होगी एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ मशीन की 8000 मशीनी घंटे। चेक कर लेते हैं ना, बढ़ी है कि कम हुई है। पहले 12000 घंटे थे इसकी ओरिजिनल लाइफ, माइनस करो 2000, कितने रह गए 10, माइनस करो 3200, 6800, 6800 इस दिन इसकी रिमेनिंग लाइफ थी। लेकिन अपग्रेड ने आके 8000 कर दिया। लेकिन जिंदगी आसान क्यों है, क्योंकि ये रिमेनिंग लाइफ ही तो हमें चाहिए थी, ठीक है। तो यकम जनवरी 15 पर ही तो हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए थी, उसी दिन मिल गई ना, जिस दिन चाहिए उसी दिन मिल गई ना। तो 31 यकम जनवरी 15 पे 8000 मशीन आवर्स हैं और रेजुअल वैल्यू जो है वो भी बदल के 350 हो गई। स्पीड में चेक करो मेरी, 7030 कॉस्ट है। और बोलो बुक वैल्यू कह लो, बुक वैल्यू आफ्टर अपग्रेड माइनस, माइनस से कराओ रेजुअल वैल्यू 350। अब की बार आप भूल गए, देखा जो दूसरे पे हंसता है ना, सिर्फ ऐसा ही होता है। पिछली रेजुअल वैल्यू पे हंसे थे ना, मेरे पे हंसे थे ना, हंसना छोड़ दो। डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1.4 2015 के आवर्स, एक्चुअल वर्कड आवर्स तो वही है ना, अपग्रेड हो या जो भी हो, वो जो घंटे चली है मशीन वही चली है, इंटू 1.4 आंसर 11। तो अब आप कह रहे होगे यार जिस दिन ये सवाल इसने दिया है कितनी बदतमीजी की है इस उस्ताद ने, हैं बनता था उस दिन देना। भाई मैं तो ऐसे ही चलूंगा, जो काम आपको देना करवाना मैंने जरूर है, इंशाल्लाह घर पहुंचाएंगे हर चीज को। लेकिन अक्सर ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा जान मारनी पड़ेगी, यही आपके काम आना है। देखो हर चीज मैं पहले करवा दूं, उसके बाद आपको समझ आ ही जानी है, तो पर्चे में फिर मुझे साथ ले जाना, तो किस किस के साथ जाऊंगा मैं, है जी। तो इसलिए थोड़ा सा जिन्होंने एफर्ट की उनका इसमें से आधा तो सही हो ही गया होना। तो ये तो कामयाबी यही है कि बगैर कुछ सिखाए आपने आधा सही कर लिया, सीखने के बाद 70-80% सही कर लो। 100% तो मैंने कभी कहा भी नहीं सही। अच्छा अगर हो रहा हो पर्चे में तो कर लेना, ये नहीं कि 70% सही हो गया तो बस नहीं है, सर ने कहा था 70% से ज्यादा सही करने की जरूरत नहीं, अगर कोई हो रहा हो तो कर लेना, उसमें हर्ज कोई नहीं है जी। बोले 5861, हाँ जी 5861 बीवी 31 दिसंबर 15 और सवाल हुआ खत्म। अब जवाब शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे उसने। अब देखो यार कौन कौन से साल के हैं, 13, 14, 15, ले मसला ही कोई नहीं। नाम क्या है बिजनेस का, डेल्टा PNL एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड। अब ये प्रॉपर PNL भी पूरा लिखना है आपने पर्चे में, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर नहीं लिखता यार, 3 है ना वैसे, जो 2 साल होते हैं वैसे तो। 31 दिसंबर रिसेंट लिखो और कंपैरेटिव दूसरा लिख दो, कर लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तीनों साल्स यहां लिख रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2000, कहां शुरू हो रही कहानी, 13 से। 31 दिसंबर 2014 और 31 दिसंबर 2015, ये फॉर द ईयर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ, तो डेल्टा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन, दोबारा लिख देता हूं फिर, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 13, ना मेरा ना कर बंदिया तेरी मेरी, समझ आई। चले अब मुझे बताओ डे 1 से, मैंने डे 1 तो शायद डे 1 ही था, नहीं तो डे 2 से तो ये काम शुरू कर दिया था कि हमने एक्सट्रैक्ट्स में, इसीलिए बुनियाद से ही काम शुरू कर। पास पेपर में आते हैं 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे एक्सट्रैक्ट्स वाले, मुश्किल लगते हैं बच्चों को, नहीं लगने चाहिए आपको मुश्किल। तो भाई एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो क्या देखना है, हमारे सामने जो सवाल है इसमें से क्या चीज उठ के PNL में जानी है और क्या चीज उठ के बैलेंस शीट में। अभी मैंने वो दूसरी चीज छोड़ी थी, उनको नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो बताओ अब देखो कितना आसान कर देती है ये वर्किंग
इस एक्सट्रैक्ट्स वाली रिक्वायरमेंट को भी। अच्छा यही वर्किंग है, इसी से जर्नल एंट्रीज करेंगे, इसी से लेजर बन रहे हैं, इसी से नोट बनाएंगे, इसी से एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं। बुनियाद ये, बुनियाद ये। आगे रिवैल्यूएशन होगी, इसी तरह की वर्किंग होगी। वर्किंग यही है, आगे इसी से चीजें हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ 13 वाले साल की डेप्रिसिएशन किधर है? ये पढ़िए 1501 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1501। ठीक है जी, नेगेटिव लिख दो तब भी चल जाएगा, कोई नहीं, इधर एक्सपेंस लिखा हुआ काफी होता है वैसे तो। उसके बाद तो एक मिनट, अब बैलेंस शीट में क्या जाना है? बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में मखाइन की बुक वैल्यू जानी है, वो भी यहीं से मिल जाएगी आपको। ये 31 दिसंबर 13 की बुक वैल्यू। अब आप लेजर बनाओ, कॉस्ट अलग रखो, ऑपरेशन अलग रखो, अल्टीमेटली बाद में नेट करके यही नतीजा मिलना है। अब जब उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो पागल है हम लेजर बनाएं, पागल है हम कॉस्ट की एंट्रियां करें। जब उसने मांगे एक्सट्रैक्ट्स हैं, सिंपल उठाओ, बुक वैल्यू लिखो, वर्किंग का रेफरेंस दो, अल्लाह लाते खैर सल्ला। ठीक है, तो यहां पे रेफर करोगे आप वर्किंग नंबर 1, दैट्स इट, 7678। पहले 8 बोलने वाले शर्म करो, 7678। ठीक है जी, डन हो गया। अगले साल की डेप्शन एक्सपेंस, मतलब जब ये हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचा। ये कितना आसान काम है, एक्सट्रैक्ट्स बनाना तो दुनिया का आसान तरीन काम है जी। 2401 एंड बुक वैल्यू है 5277। सुभान अल्लाह, 7678 था ना। अच्छा नेक्स्ट 1169। एस्टीमेट चेंज है, ये है, वो है, लटरम है, पटरम है, जो भी है सब कवर हो गया बीच में। ठीक है जी, और बुक वैल्यू ठीक है। अब जो 2 चीजें छोड़ी थी वो सिर्फ मैं लिख रहा हूं। ठीक है, और ना समझ आए तो अब कल पूछ लेना, क्योंकि अब सर आते ही होंगे। ठीक है, कल परसों भी सर ने छाती मार ली थी। तो स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस है, कहां जाएगा? पीएनएल में। स्टाफ ट्रेनिंग कितना है जी एक्सपेंस? बोलो। 351 सिर्फ और सिर्फ 13 के अंदर है। हर साल थोड़ा ही होगा, एक बार ट्रेनिंग दी है, कहीं लिखा हुआ है एनुअल। ठीक है, लेकिन ये जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये 528 3 साल का है, तो इसको ना मैं कल कराऊंगा अब, या फिर इसको स्टार ही लगाए रखें। ठीक है, इसकी पिक्चर अहमद को बुलाएं जरा जल्दी से, मैं उसको बता दूं। इसकी पिक्चर मैं लेकर ऐसे ही रख लूंगा जैसे कल वाले सवाल की नहीं रखी थी, परसों वाले की, साइड पे रख लूंगा। इसके साथ आप लिख लें। मेरा दिल कर रहा है, हालांकि आप खुद ट्राई करें, आप जिन्होंने एक्रूवल पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। होना क्या है, 528 है 3 साल का, डिवाइड बाय 3 करो, हर साल में एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद चूंकि पहले साल के एंड पे 1 साल एक्सपेंस बना है, 2 साल प्री पेड है, तो करंट एसेट्स के अंदर प्री पेमेंट आएगी। बल्कि कल कर दूंगा आते साथ, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम खत्म हो गया। ऐसी तेजी में करूंगा ना बच्चे परेशान हो गए। मैंने किताब बंद करने का नहीं बोला, आप ही किताब खुली रखें जी। अच्छा, बात मैं ये करने लगा था कि सिर्फ ये चीज एक रह गई, उसके अलावा सवाल मुकम्मल है। ठीक है, इसमें एक इंपैक्ट इनकम स्टेटमेंट में, दूसरा बैलेंस शीट में जाना है। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, आप वो नहीं सुन रहे। छोटे छोटे 2 सवाल तो आपने होमवर्क में ले लिए। पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रही है कि मिसाल के तौर पे आपको मैं चेंज इन एस्टीमेट होमवर्क में दे दूं तो आप कर लेंगे, हालांकि मैंने कराया नहीं। अब ये तो नहीं है कि आपको जिंदगी में दोबारा मैंने कभी करवाना नहीं है, बट मैं ये चाह रहा हूं कि जरा देखो तो सही, क्या आप लोग परफॉर्म करते हैं? परफॉर्म, मेरी बात सुने, एस्टीमेट चेंज जिस दिन होगा उस दिन बुक वैल्यू निकालनी है और उस दिन रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, और ऑनवर्ड्स उस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। अब सवालों के अंदर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मिल जाए, तो उसमें क्या होता है, लाइफ से रेट निकला होता है, लाइफ बदलेगी तो रेट बदलेगा। अब जो भी होगा आपके साथ अल्लाह मालिक है, अल्लाह के हवाले मेरे बच्चों। कल फिर जब मिलेंगे तो मैं आपको खुद वो सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन मैं फिर भी ये देखूंगा कि जरा भला बच्चों ने किया क्या, पता तो लगे एस्टीमेट चेंज कितने में भाई। तो ऐसे ही ऐसे मेरे दिल में आई है, आज तक ऐसा कभी नहीं किया, ये मैं जिंदगी में पहला तजर्बा कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है,
लेकिन मसला नहीं है, मसला इसलिए नहीं है कि ये आज हमारी आखिरी क्लास नहीं, अगर जिंदा ना रहा तो कोई और आएगा वो करा देगा आपको। उन्होंने कह देना कि उस्ताद ने कहा था कल कराना है, उन्होंने मर गया तो तुसी करा दो, हो जाएगा कल। आपने एक ट्राई करनी है 43, 44, 45, 46, 47, ये तीनों चारों पांचों के साथ भी होमवर्क ले। निक्के निक्के सवाल हैं, वर्किंग का फॉर्मेट यही रखना है। ये क्या हुआ है, ये देखो, ये भी चेंज इन एस्टीमेट हुआ है। तो आपने एस्टीमेट चेंज के दिन जो बुक वैल्यू निकालनी है, निकालनी नहीं है, आपकी इस वर्किंग के अंदर निकली होगी। बस एस्टीमेट चेंज के दिन रिमेनिंग लाइफ यूज करनी है। अच्छा, अब एस्टीमेट चेंज क्या होगा, कभी लाइफ बदलेगी, कभी मेथड बदलेगा, कभी रेजल्ट वैल्यू भी बदलेगी, वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, हालात बदलेंगे। आपने नहीं घबराना, आपको जो समझ आए कर देना है। ये मैंने कल कराना है वैसे, लेकिन आप लोग माशाल्लाह इतने तेज हो गए हैं, 10-11 लेक्चर्स में आप एक कदम आगे चलना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने ये 5 सवाल कौन कौन से हैं, कौन सा, ये हेडिंग होगी ना बेटा यहाँ पे, तो 43 से 47, ओके जी। पेज नंबर है 158, 158, पेज 158, क्वेश्चन 43 से 47 आपका रियल टेस्ट, ठीक है जी। और कल वैसे भी टेस्ट है, तो टेस्ट के अंदर जितना पढ़ा है वो आएगा, जितना पढ़ा होगा हफ्ते के अंदर वो आ सकता है। अकाउंटिंग में कौन सी रिवीजन की जरूरत होती है, हर रोज ही आप रिवाइज कर रहे हैं पहला लेक्चर, आपको पहला लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। बोल बोल जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैंने